तानी की हालत नाजुक थी। एक तरफ अर्जुन का बेहोश शरीर और दूसरी तरफ कांस्टेबल का गुस्सा, जो समझ नहीं पा रहा था कि तानी का असली रूप क्या है। उसके मन में शंके का जहर भर चुका था और वो बस किसी न किसी तरह से तानी को खत्म कर देना चाहता था। ये कांस्टेबल मुझे अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। बेचारा कर्ण पिशाचनी के वारों से ये पहले से ही घायल है। इस पर और वार हुआ तो ये मर भी सकता है। कर्ण पिशाचनी, तुम्हारा यहां होना ही खतरे का संकेत है। मैंने तुम्हारी असली शक्ति देखी है। अब बेचारी बनने का नाटक मत करो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। कांस्टेबल ने अपनी राइफल उठाई और तानी की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा साफ था, तानी की मौत। सुनो, मैं कर्ण पिशाचिनी नहीं हूँ। मुझे बस अपनी सफाई का एक मौका दो। मैं नहीं चाहती कि तुम बाद में पछताओ। लेकिन कांस्टेबल अब समझने की हालत में नहीं था। उसने राइफल का इस्तेमाल करते हुए तानी पर एक और वार किया। राइफल में लगा नुकीला चाकू तानी के हाथ पर लग गया और वो एक तरफ गिर गई। कांस्टेबल अब अपनी गन लोड करने लगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। अगर मैं वार करूं तो भी मेरा वार बहुत हल्का होना चाहिए। तानी ने अपने अंदर बड़ी मुश्किल से एक ऊर्जा को जगाया। उसके हाथों में एक नरम सी रोशनी चमक उठी। वो रोशनी गंगा के पावन पानी की शक्ति और तानी के मन की अच्छाई का संगम लग रही थी। ये क्या कर रही हो? ये फिर कोई जादू है? तानी ने एक आखिरी बार अपनी आत्मा को पुकार दी। मैं ये अपनी सुरक्षा के लिए कर रही हूँ। अगर आपको रोकना ही पड़ेगा तो मैं भी मजबूर हूँ। तानी ने अपने हाथ से एक तेज ऊर्जा का वार किया जो सीधा कांस्टेबल के सीने पर लगा। वार के असर से कांस्टेबल पीछे गिरकर बेहोश हो गया। अब तानी के आसपास एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसका मन एक भयानक तूफान से जूझ रहा था। उसके सामने अब दो बेहोश शरीर पड़े थे, एक कांस्टेबल का जो उसकी जान लेना चाहता था और एक अर्जुन का। तानी अर्जुन और कांस्टेबल के बेजान शरीर को घसीटते हुए सुनसान सड़क के किनारे ले गई। उसकी सांस फूल रही थी, चेहरा पसीने से भर गया था। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य है, उन्हें सुरक्षित जगह ले जाना। मैं यहाँ क्या करने आई थी और इस जगह पर जैसे फंस कर रह गई हूँ। ऊपर से अब इन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। किसी भी तरह से कांस्टेबल को होश में लाना होगा, कुछ तो करना होगा। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। तभी एक पुराना हाथ रिक्शा चलते हुए आगे आया। एक रिक्शा वाला जो शराब के नशे में धुत था, अपने चलते हुए डगमगाते कदमों के साथ रुका और तानी की तरफ उत्सुकता से देखने लगा। क्या कर रही हो रात के समय? ये लोग सो रहे हैं क्या? ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम? तानी को एक उम्मीद की किरण दिखी। जल्दबाजी में उसने महसूस ही नहीं किया कि वो रिक्शा वाला शराब के नशे में था। तानी जल्दी से उसके पास जाकर उससे मदद मांगने लगी। भैया प्लीज, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। क्या तुम इस समय कोई सेफ जगह बता सकते हो? हमें वहां ले चलो प्लीज। ये शहर साहब कानून साहब, यहाँ हर जगह सेफ है और हर जगह अनसेफ है। तानी ने अब रिक्शे वाले के हाव भाव और शराब की महक पर ध्यान दिया। फिर भी उसने एक आखिरी बार ट्राई किया। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए? मेरे पास ये कंगन है, इन्हें बेचकर तुम्हें काफी पैसे मिल सकते हैं। इन्हें रख लो, लेकिन यहाँ से ले चलो। लेकिन तानी की बात सुनकर रिक्शा वाला सिर्फ आगे बढ़कर झूला और बेसूध होकर अपने ही रिक्शा में गिर गया। हाय राम, कोई यहाँ मदद करने वाला भी नहीं है। तभी उसकी नजर ब्रिज की तरफ पड़ी। वहां फ्लैशलाइट और फ्लेयर्स की रोशनी दिख रही थी। कुछ पुलिस वाले और ड्राइवर्स
पानी के पास कुछ तलाश कर रहे थे। पुलिस वहाँ है, पर मैं इतनी फोर्स को कैसे समझाऊंगी? मेरे पास कोई और प्रूफ भी तो नहीं है और मुझे टाइम नहीं गंवाना चाहिए। तानी ने मजबूरी में एक फैसला लिया। तानी रिक्शा वाले के बेजान शरीर के ऊपर कांस्टेबल और अर्जुन को रखने लगी। उसकी हालत और थकावट के बावजूद उसके अंदर एक अजीब ताकत आ गई। वो रिक्शे को खींचकर उस सुनसान सड़क पर भागने लगी। बोलो, इनके साथ तो डॉग स्क्वाड भी आया है। रिक्शे के पुराने पहियों को इतनी तेज चलने की आदत नहीं थी। वो किसी तरह खड़खड़ करते हुए तानी का साथ देने की कोशिश कर रहे थे और इधर तानी की सांसें तेज हो रही थी। शोभित के कमरे का माहौल अब भी अलग सा था। एक अजीब सी शर्मिंदगी और उलझन दोनों के बीच थी। चीनी एक कोने में खड़ी थी, अपने बालों को संभालते हुए, जब शोभित ने एक घूंसा दीवार पर मार दिया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कह दिया? पत्नी? अगर उन्होंने फिर सवाल किए तो? ये कोई बच्चों की फ्रेंडशिप या नॉर्मल सी बात नहीं जो यूं ही इतने लोगों के बीच फैला दी जाए। तो कह देना मैं तुम्हें पसंद नहीं आई, हम सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। शोभित ने उसकी बात को एक पल के लिए हजम करने की कोशिश की, पर उसका चेहरा अभी भी लाल था। चीनी का कॉन्फिडेंट रूप उसकी उलझन और भी बढ़ा रहा था। वो बात नहीं है। यानी मैं तुम्हें पसंद हूं? देखो, तुम्हारे लिए मैंने घर का दरवाजा खोला था, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा हो गया है। तुमने मुझे घर में जगह दी, मुझे बचाया। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं चुका सकती शोभित। अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इश्यूज आएंगे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। और कहाँ जाओगी? तुम्हें तो यहाँ का एबीसी भी नहीं पता। कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारा फायदा उठा सकता है। शोभित की बात सुनकर चीनी के अंदर की कर्ण पिशाचनी भी उस पर फिदा हो गई। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली। चीनी के अंदर का दुख और शोभित की कंफ्यूजन एक तरह से उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए। चीनी ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। शोभित? एक पल का सन्नाटा था। चीनी ने शोभित के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दास्तान थी, एक दास्तान जो वो कभी नहीं कहना चाहती थी, और शायद उसकी आंखें बोल रही थी। चीनी, तुम ये क्या कर रही हो? चीनी ने धीरे से अपनी नजर झुकाई और एक नाजुक सी मुस्कान के साथ शोभित के होंठों पर एक हल्की सी किस दे दी। शोभित की सांसें एक पल के लिए रुक गई थी। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा अकेला रहना चाहिए। तुम कंफर्टेबल फील करो, मैं छत पर सो जाता हूँ। चीनी ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और शोभित अपना बिस्तर उठाकर छत की तरफ चला गया। उसकी धड़कन तेज चल रही थी, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। सुबह होने से पहले ही चीनी जाग गई थी, या शायद वो सही पहर का इंतजार कर रही थी जब वो मोहल्ले से निकल सके। उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन थी। मैं एक अच्छे इंसान की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ? शायद मेरे मन ने अर्जुन को मरा हुआ मान लिया है। तभी चीनी शोभित की टी शर्ट उठाकर सूंघने लगती है। कोई बात नहीं, मैं शोभित को भी अपने जैसा बना लूंगी। मुझे इसके जिस्म की खुशबू पसंद आ रही है। उसने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पे कुछ लिखने लगी। शोभित, तुमने मुझे एक ऐसे वक्त में संभाला जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये कुछ पैसे तुम्हारे लिए और साथ ही एक चमत्कारी मणि। ये नील मणि तुम्हारे पास सुरक्षित रहे। मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना। चीनी। कागज के साथ एक नील मणि की अंगूठी भी रख दी गई थी। चीनी ने घर के दरवाजे को धीरे से बंद किया और वहां से निकल गई। चीनी अब एक शांत जगह पर थी, एक शमशान भूमि के पास। उसने अपने सामने जलती हुई चिता के धुएं को देखा और अपने हाथों को मुट्ठी बना लिया। मुझे अपने जवाब यहाँ मिलेंगे। यहाँ किसी दूसरी कर्ण पिशाचिनी को ढूंढना होगा जो मेरी शक्तियाँ वापस ला सके। एक अजीब सा माहौल था। शमशान भूमि में छाया हुआ सन्नाटा और चीनी की अकेली आवाज उस माहौल को और भी गहरा कर रही थी। क्या ढूंढ रही हो चीनी? तुम्हें लगता है इस जगह तुम्हारे जवाब मिलेंगे? चीनी ने तेज पलटी मार कर देखा। उसके सामने एक औरत थी।
सफेद साड़ी में, जो उसका नाम जानती थी। चीनी के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं वो हूँ जो तुम ढूंढ रही हो। तुम्हारे जवाब यहाँ हैं और तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिलेंगी, पर एक कीमत देनी होगी। चीनी के मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसका दिल कहता था कि इस औरत के पास कुछ राज है जो उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। इतना तो मैं बिना शक्तियों के भी बता सकती हूँ कि तुम कोई आत्मा या कर्ण पिशाचनी नहीं हो। अगर कोई बहरूपिया हो तो यहाँ से चली जाओ, मेरा टाइम बहुत कीमती है। तभी जलती हुई चिता में से एक रोशनी निकली, एक जलती हुई रूह जो आत्मा के रूप में चिता से निकलकर हवा में तैर रही थी। चीनी का मन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? इसे तो इस वक्त मैं अब अपने आप को बचा भी नहीं सकती। वो रूह हवा में गोल गोल घूमने लगी, जैसे चीनी और उस औरत के आसपास मंडरा रही हो। उस रूह की आंखों में एक अजीब सी प्यास थी, एक तलाश थी जो चीनी के अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। ये रूह मुझे क्यों घूर रही है? तुम इसे रोको। या कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? एक कर्ण पिशाचनी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ये रूह एक अधूरी प्यास के साथ मर गई थी। अब ये तुम्हारे अंदर की प्यास को पहचान गई है।